नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी मास्टरपीस की जो बनी तो मिट्टी से है पर जिसकी चमक सोने से कम नहीं है। ये किताब है राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें। चलिए शुरुआत करते हैं लेखक की ही एक लाइन से। ये लाइन असल में इस पूरी किताब की आत्मा है और ये हमें बताएगी कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले लेखक को जानेंगे, फिर समझेंगे कि वो लिखते कैसे थे, उनकी कला क्या थी, और फिर देखेंगे उन किरदारों को और उन शब्दों को जो आज भी जिंदा हैं। तो किसी भी कला को समझने के लिए कलाकार को समझना बहुत जरूरी होता है ना? और राम वृक्ष बेनीपुरी जी तो एक ऐसे इंसान थे जिनके शब्द जितने पावरफुल थे, उनके काम भी उतने ही दमदार थे। जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से इतना कैसे जुड़ा हो सकता है कि उसका गांव ही उसका सरनेम बन जाए, उसकी पहचान बन जाए। 1899 में बेनीपुर गांव में जन्मे राम वृक्ष बेनीपुरी जी बिल्कुल ऐसे ही थे। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक जोशीले सेनानी भी थे। और ये जुनून कोई छोटा मोटा नहीं था। अपनी जिंदगी के पूरे 9 साल उन्होंने जेल में गुजारे। और शायद यही वजह है, यही तजुर्बा है जो उनके लिखे शब्दों में इतनी सच्चाई और इतना वजन भर देता है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए। एक तरफ वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, और दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़े संपादक भी थे। तरुण भारत, किसान मित्र, युवक जैसी कम से कम 6 पत्रिकाओं के जरिए वो समाज की सोच को एक नई दिशा दे रहे थे। तो ये तो हुई लेखक की बात। अब आते हैं उनकी कला पर, उनके लिखने के उस खास अंदाज पर जिसे शब्द चित्र कहते हैं। देखते हैं यह है क्या। तो बेनीपुरी जी ने एक नई चीज शुरू की जिसे कहते हैं शब्द चित्र। इसका मतलब है शब्दों से बनाया गया स्केच या तस्वीर। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे कोई शब्दों से किसी इंसान की मूर्ति बना दे, उसे जिंदा कर दे। उन्होंने खुद कहा था कि ये जो मैं लिख रहा हूं, ये ना तो पूरी तरह से कोई कहानी है और ना ही किसी की बायोग्राफी। ये कुछ और है। ये चलते फिरते जीते जागते लोगों के शब्द चित्र हैं। मतलब असलियत और कल्पना के बीच की एक खूबसूरत दुनिया। और उनकी इसी कला का, इसी शब्द चित्र का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है उनकी किताब जो 1946 में आई, माटी की मूर्तें। और देखिए, इतनी बड़ी किताब उन्होंने किसे डेडिकेट की? अपने मामा और मौसी को। इससे पता चलता है कि उनकी कला की जड़ें कितनी गहरी थीं असल रिश्तों में, अपने लोगों में। इस किताब में कुल 12 ऐसे शब्द चित्र हैं। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, बाल गोविंद भगत। हर एक किरदार अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये वो लोग हैं जो गांव की मिट्टी में रचे बसे हैं, जिन्हें हम शायद शहरों की भीड़ में भूल चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मूर्तें हैं कौन? कौन हैं ये लोग? चलिए इन 12 में से कुछ किरदारों से जरा करीब से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिया की। किताब का पहला शब्द चित्र इसी के नाम है। अब रजिया की कहानी में किरदार कौन कौन है? खुद लेखक हैं, उनकी मौसी हैं, और है रजिया जो चूड़ियां बेचती है। मतलब बहुत ही छोटी और अपनी सी लगने वाली दुनिया है ये। रजिया के बाद अब आते हैं इस किताब के शायद सबसे मशहूर किरदार पर, बाल गोविंद भगत। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी सोच, जिसका जीने का तरीका अपने आप में एक मिसाल है। इस कहानी में बाल गोविंद भगत हैं, उनका बेटा है, उनकी पतोहू यानी बहू है, और इन्हीं रिश्तों के बीच उनका वो अनोखा अंदाज सामने आता है। मतलब वो घर परिवार में रहते हुए भी एक संत की तरह हैं, एक गृहस्थ सन्यासी। तो एक तरफ बाल गोविंद भगत की सादगी है और दूसरी तरफ एक और मजबूत किरदार, सुभान खान। ये एक ऐसा शब्द चित्र है जो जिस समय में लिखा गया था उस लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। इसमें सुभान दादा हैं, लेखक की नानी हैं, और साथ में यजीद और हजरत हुसैन जैसे ऐतिहासिक नाम भी हैं। ये सब मिलकर आस्था और विश्वास की एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत गहरा संदेश देती है। किरदारों से तो हम मिल लिए, पर इस किताब को जो चीज़ अमर बनाती है वो है इसके शब्द, इसके डायलॉग्स। चलिए कुछ ऐसी लाइनों पर नजर डालते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। सोचिए, कितनी गहरी बात है।
डॉक्टर का दरवाज़ा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला होना चाहिए। समाज के दो सबसे ज़रूरी लोग, एक जो शरीर ठीक करता है, दूसरा जो आत्मा को सुकून देता है, उनकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। क्या कमाल की लाइन है। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते तो मानवता जग उठती। आज के समय में भी ये बात कितनी जरूरी लगती है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये लाइन तो किताब के नाम को ही समझा देती है। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसीलिए ये जिंदगी के नज़दीक है। मतलब ये किरदार इतने असली इसलिए लगते हैं क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हैं, हमारी और आपकी तरह मिट्टी के बने इंसान हैं। और आखिर में हम इस बात पर रुकते हैं, सुभान खान का ये बयान, मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ, मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी ना होने दूंगा। ये शब्द हमें आस्था, पहचान और हिम्मत के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं।